हम एक ऐसी फिल्म की कहानी को जानेंगे जिसे फिल्म कहना शायद अधूरा होगा। ये तो सिनेमा के पर्दे पर लिखी गई एक खूबसूरत कविता थी। जी हाँ, तीसरी कसम के बारे में अक्सर यही कहा जाता है। पर सोचिए, ऐसा क्यों? आखिर क्या था इस फिल्म में जो इसे इतना खास, इतना अलग बनाता है? चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक-एक कर खोलते हैं। और इस कविता को पर्दे पर उतारने का सपना वो किसी मंझे हुए फिल्ममेकर ने नहीं बल्कि एक कवि ने देखा था। ये हैं गीतकार शैलेंद्र। आवारा हूं से लेकर मेरा जूता है जापानी तक न जाने कितने ही अमर गीत लिखने के बाद उन्होंने एक फिल्म बनाने की ठानी। और वो फिल्म थी तीसरी कसम, जो उनकी पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। तो शैलेंद्र ने ये फिल्म बनाई ही क्यों? वजह बहुत दिलचस्प है। देखिए, उन्हें दौलत या शोहरत की कोई चाह नहीं थी। उनकी तो बस एक अभिलाषा थी, एक ऐसी कलाकृति बनाने की जो उन्हें आत्मसंतुष्टि का सुख दे सके। है ना एक सच्चे कलाकार की पहचान? लेकिन एक कवि का ये जो आदर्शवादी सपना था, वो सिनेमा के बिजनेस वाले बाजार की कठोर सच्चाई से टकराने वाला था। शैलेंद्र अपनी कला के साथ कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। एक किस्सा है, जब श्री 420 के गाने में उन्होंने लिखा, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, तो संगीतकार जयकिशन ने कहा, अरे भाई, दर्शक 10 दिशाएं नहीं समझेंगे, इसे 4 दिशाएं कर दो। लेकिन शैलेंद्र अपनी बात पर अड़े रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि कलाकार का काम दर्शकों के लेवल पर उतरना नहीं है, बल्कि उनकी समझ और उनकी पसंद को और बेहतर बनाना है। ये उनकी कलात्मक ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत था। पर शैलेंद्र के इन ऊंचे आदर्शों की बाजार में कोई कीमत नहीं थी। सोचिए, तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे सुपरस्टार थे, शंकर जयकिशन का सुपरहिट संगीत था। फिर भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को खरीदने को तैयार नहीं था। असल में इस फिल्म की आत्मा में जो एक गहरी संवेदना और मासूमियत थी ना, उसे कोई बिजनेस वाला तराजू तौल ही नहीं सकता था। वो लोग 2 से 4 बनाने का गणित जानते थे, भावनाओं का नहीं। और नतीजा, फिल्म बिना किसी खास पब्लिसिटी के कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। लेकिन इस कहानी में एक और कलाकार था जिसने पैसे से कहीं ऊपर कला को रखा, और वो थे राज कपूर। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन ये सच है। उस जमाने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने इस फिल्म में काम करने के लिए बस इतनी ही फीस ली थी। हुआ यूं कि जब शैलेंद्र कहानी सुनाने के बाद फीस की बात करने से झिझक रहे थे, तो राज कपूर ने मुस्कुराकर कहा, अरे निकालो 1 रुपया मेरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये कला के लिए एक कलाकार का समर्पण था। और राज कपूर ने सिर्फ दोस्ती नहीं निभाई, उन्होंने खुद को पूरी तरह से उस किरदार में ढाल दिया। सोचिए, एशिया के सबसे बड़े शोमैन का वो ग्लैमर, वो अंदाज, सब कुछ छोड़कर वो बन गए एक भोले भाले देहाती गाड़ीवान, हीरा मन। उनकी भाषा, उनका पहनावा, उनकी दुनिया, सब कुछ बदल गया। उस समय के क्रिटिक्स ने भी यही लिखा था। पर्दे पर देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि राज कपूर एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लगा जैसे वो खुद हीरामन बन गए हों, उस किरदार के साथ पूरी तरह एक हो गए थे। और ये कमाल इसलिए भी हो पाया क्योंकि फिल्म अपनी साहित्यिक जड़ों के प्रति पूरी तरह ईमानदार थी। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने खुद इसकी पटकथा लिखी थी, जिससे कहानी का एक एक रेशा, एक एक भाव बिल्कुल वैसे ही पर्दे पर उतर आया जैसा उन्होंने सोचा था। तो फिर इस फिल्म का क्या हुआ? एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर नाकामी, तो फिर ये आज एक अमर क्लासिक कैसे बन गई? देखिए, पैसों के मामले में तो ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन कला की दुनिया में, समीक्षकों की नज़रों में इसने इतिहास रच दिया। ये वो फिल्म थी जो बिजनेस में असफल होकर भी कला की दुनिया में एक मील का पत्थर बन गई। फिल्म को भारत का सबसे बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इसे बेस्ट फिल्म चुना। यहाँ तक कि मॉस्को फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसे सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों ने ये साबित कर दिया कि इसकी कलात्मकता का कोई जवाब नहीं था। आखिर में तीसरी कसम सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये अपने बनाने वाले शैलेंद्र की आत्मा का आईना है। एक ऐसे भावुक कवि की कहानी जिसने अपनी कला से कोई समझौता नहीं किया और हमें एक ऐसी खट्टी मीठी विरासत दी जो आज भी अमर है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। कला की दुनिया में असली सफलता का मतलब आखिर है क्या? बॉक्स ऑफिस के वो आंकड़े जो कुछ हफ्तों में भुला दिए जाते हैं, या फिर वो कला जो वक्त के पार जाकर भी लोगों के दिलों को छूती रहे?